जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा था। आइए जानते हैं अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह तिब्बत में स्थित है। उसके बाद यह नदी भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह यह नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। ठीक है। अब यह नदी जहां जहां से गुजरती है वहां वहां पर इसके नाम परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे तिब्बत में इसका नाम सांगपो पड़ता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश के पास भारत में प्रवेश करती है तब इस नदी का नाम परिवर्तित होकर दिहांग हो जाता है। जब यह नदी डिब्रूगढ़ से आगे बढ़ती है, मतलब असम में जब प्रवेश करती है, तो वहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम परिवर्तित होकर जमुना हो जाता है। ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और नामचा वर्मा पर्वत के पास से उठती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के पास एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। वहां से यह भारत में प्रवेश करती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती जाती है और सादिया के पास, कहा, सादिया के पास भारत और चाइना के बॉर्डर से एक नदी निकलती है दिबांग, जो सादिया के पास इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके थोड़ी सी दूरी पर तिब्बत से ही लोहित नदी निकलती है, जो पासीघाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो दिबांग और लोहित नदी किसकी सहायक नदी हुई? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हुई। लोहित नदी को ही खूनी नदी कहते हैं। ठीक है। लोहित नदी पर ही एक पुल का निर्माण हुआ था जिसे ढोला सदिया पुल कहा जाता था। यह सबसे लंबा नदी पुल था, ठीक है, जिसका वर्तमान में नाम भूपेन हजारिका पुल है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है, तो लोग इसे ब्रह्मपुत्र नदी पर मार देते हैं, लेकिन यह किस पर बना है? लोहित नदी पर बना हुआ है। ठीक है। अब लोहित नदी से पासीघाट से आगे बढ़ते हुए डिब्रूगढ़ के पास यह नदी कई शाखाओं में बट जाती है और लखीमपुर के पास फिर से एक शाखा में मिल जाती है। जब यह नदी यहाँ से कई 2 शाखाओं में बटती है या कई शाखाओं में बटती है, तो इस बीच यह कई द्वीपों का निर्माण कर लेती है। जैसे कई छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती है, जिनमें से एक सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो आप ग्रीनलैंड लगाएंगे, और अगर आपसे पूछा जाए नदी द्वीप कौन सा है तो आप माजुली लगाएंगे। जब यह लखीमपुर के पास पहुंचती है तो इस ऊपर से तिब्बत से एक नदी निकल रही होती है सोबनश्री, जो लखीमपुर के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सोबनश्री नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? सुबनश्री। और कहां पे मिल रही है आगे? लखीमपुर के पास। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखीमपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे? ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है। जब अब यह नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो एक नदी नागालैंड से निकलती है जिसका नाम है धनश्री। ये भी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। और यह नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तेजपुर के पास एक नदी हिमाचल प्रदेश और असम की ये भी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक
कहां से निकल रही है? अरुणाचल प्रदेश के पास से निकल रही है और असम में होते हुए तेजपुर के पास ब्रह्मपुत्र नदी में समाहित हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक मानस नदी निकलती है जो दक्षिणी भूटान से निकलती है और जोगी धोपा के पास, कहां पर? जोगी धोपा के पास मानस नदी ब्रह्मपुत्र में समाहित हो जाती है। मानस नदी पर ही मानस राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है। कौन सा पार्क? मानस राष्ट्रीय पार्क। आपसे पूछा जाता है मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो यह असम में स्थित है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ते हुए आते हैं तो एक स्थान पड़ता है धुबरी। धुबरी, ठीक है। यहाँ पर मानस नदी के थोड़ा सा ऊपर ही उत्तरी भूटान से, ये दक्षिणी भूटान से था, ये उत्तरी भूटान से संकोच नदी निकलती है जो धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। संकोच नदी को ही गदाधर नदी भी बोलते हैं। कौन सी? गदाधर नदी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सादिया से लगाकर धुबरी तक, कहां से? सादिया से धुबरी तक सबसे लंबा दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सादिया से धुबरी। तो दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सादिया से धुबरी, ठीक है। ये दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत का, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में एक स्थान पड़ता है रंगपुर। यहाँ पर तिस्ता नदी आकर मिलती है। तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के पास एक चोलामू झील है, वहां से होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि चोलामू झील कहां पर स्थित है, तो चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। और तिस्ता किसकी सहायक नदी है, तो तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। और यह पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की एक जीवन रेखा कहलाती है। अगर ऐसे ही पूछा जाए सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं, तो सिक्किम की जीवन रेखा तिस्ता नदी को बोलते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? सिक्किम की चोलामू झील से। और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कहां पर गिरती है? आके रंगपुर के पास। और रंगपुर कहां स्थित है? बांग्लादेश में। अब यह बांग्लादेश में जैसे आगे बढ़ती हुई जाती है तो इसका नाम, बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया? जमुना। अब यह जमुना नदी में इधर पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा नदी आती है, जिसका बांग्लादेश में नाम चेंज होकर या परिवर्तित होकर पद्मा हो जाता है, ठीक है। जहां पर मिलती है आके, ठीक है, पद्मा और कौन सी? जमुना। उसके बाद यह नाम परिवर्तित होकर पद्मा ही रहता है और आगे बढ़ती जाती है। यहाँ से बंगाल मणिपुर के पास से ही एक नदी इसमें मिलती है आके, बराक नदी। और आगे बढ़ती हुई यह नदी पद्मा ही के नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समाप्त हुआ। जय हिंद।